वहाँ से मायका। रात का घना अंधेरा पसरा था। रात की चादर तले इंसानों के साथ साथ अब तो सारे सितारे भी सो चुके थे। पर निशा की आंखों में नींद कहाँ। वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। समीर नींद के आगोश में डूबे थे। घड़ी की सुई की टिक टिक से भी उसे झंझलाहट महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। अंशु भाभी का थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। नाना जी नहीं रहे। कब? थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल में कहीं कुछ चटक सा गया। शायद ननिहाल से जुड़ा हुआ वह अंतिम धागा, क्योंकि उनके जाने के साथ ही ननिहाल शब्द जीवन से खत्म हो गया। निशा को ननिहाल हमेशा से बहुत पसंद था। यह वह जगह थी जहां लोग उसकी माँ को उनके नाम से पहचानते थे, जहां वे राम गोपाल जी की बहू नहीं, रमेश की पत्नी नहीं, और न ही निशा की माँ थी। यहाँ वो कमला थी, सिर्फ कमला। जहाँ उनके आगमन का लोगों को इंतजार रहता था, जिनकी वापसी के नाम पर लोगों के चेहरे पर उदासी पसर जाती थी। माँ का चेहरा जितनी तेजी से खुशी से चमकता, उतनी ही तेजी से धप भी पड़ जाता। खुशी इस बात की कि कुछ लोग आज भी उनके आने का इंतजार करते हैं। गम इस बात का कि जो दूसरे ही पल इस बात का इंतजार कर देता है कि कब वह पराई हो चुकी है। सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं, इस शहर के लिए भी। क्या सोचा है आपने? कब चलेगी? उनकी बहू कह रही थी। बीमार चल रहे थे। सब का इंतजार करेंगे तो कैसे चलेगा? मिट्टी खराब हो जाएगी। मिट्टी। एक जीता जागता इंसान पल भर में मिट्टी हो गया। महीनों तक गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करने वाले नाना जी को आखिरी बार देखना ही संभव न होगा। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही तो सहेजा था हम दोनों भाई बहनों को। माँ जब इस दुनिया से गई, बच्चे नहीं थे। हम पर प्यार के दो मीठे बोल, ममता भरा हाथ तो हर उम्र में चाहिए होता है। माँ संकट में थी। हर बार की कीमोथेरेपी निराशा की ओर धकेल रही थी। डॉक्टर हर बार कहते अब ये ठीक है, पर माँ जानती थी सब कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर से मिलने के बाद पापा हमेशा हम भाई बहन के सामने मुस्कुराने का प्रयत्न करते। कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। पर हर बार पापा के माथे की लकीरों को अनपढ़ माँ न जाने कैसे पढ़ लेती थी। आज सोचती हूँ तो लगता है पापा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा सब कुछ। हम सब के चेहरे पर खुशी के कुछ हसीन पल देखने के लिए वे मुस्कुराने का प्रयत्न करते थे। पर मुस्कुराते रहना कोई आसान बात नहीं। बहुत दर्द से गुजरती थी उनकी वह हंसी। हम सब के चेहरे पर खुशी के चंद लम्हे देखने के लिए निशा को आज वह दिन बार बार याद आ रहा था। माँ का शरीर कैंसर के दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, पर उससे ज्यादा कमजोर होती जा रही थी उनके जीने की इच्छा शक्ति। पर न जाने क्यों मायके की दहलीज उन्हें बार बार खींच रही थी। पापा के बार बार मना करने के बावजूद माँ हमें समेट नाना नानी से मिलने चली गई थी। नाना जी ने बार बार कहा भी था, तुम चिंता न करो, हम तुमसे मिलने आएंगे। मगर उस दहलीज, उन दीवारों का मोह उनसे छूट नहीं रहा था। छूटता भी क्यों? जीवन की न जाने कितनी यादें जुड़ी थी उन दीवारों से, उन गलियारों से। उन्हें हमेशा लगता था शहर के चौराहे नुक्कड़ उनकी राह आज भी ताक रहे हैं। एक एक चीज का हिसाब रखने वाली माँ नानी के घर जाकर न जाने क्यों भुलक्कड़ बन जाती थी। नानी के बार बार कहने पर भी कुछ न कुछ सामान हर बार छूट ही जाता था। हर समय हर चीज को सहेजने वाली माँ खुद को सहेजना भूल जाती थी। जिनकी उंगलियों पर एक एक चीज होती, वे न जाने क्यों मायके से लौटते समय चीजें रख कर भूल जाती थी। शायद वे उस घर में अपने वजूद की खुशबू बनाए रखना चाहती थी। पर उस बार वे सामान नहीं, शायद अपने आप को भूल आई थी। कभी कभी इंसान मौत से पहले ही मर जाता है। माँ शायद अपना अंत जानती थी। हमेशा बोलने वाली माँ अचानक चुप हो जाती, या फिर बहुत बोलने लगती। बहुत कुछ कहना था उन्हें, पर शायद हम ही उन्हें सुन नहीं पाए। कुछ था
जो माँ के साथ ही अनकहा रह गया। अब की बार वे लौट कर आई तो कुछ था जो उनसे छूट रहा था, पर माँ मुंह से कुछ भी न कहती। रिश्तों और संबंधों को हमेशा सहेजने और समेटने वाली माँ सूख रही थी। माँ हमेशा कहती थी, वृक्षों से हमें संबंधों को गहराई की कला सीखनी चाहिए। कुल्हाड़ी की एक चोट से सिर्फ जड़ें ही नहीं मरती, पेड़ भी मर जाता है। नैन छिंदती शस्त्राणि नैन दहती पावक न चैन क्लेदेय नेत्रापो न शोषयति मारुत। अंतिम आहुति के साथ पूजा संपन्न हुई। निशा अपनी सोच के दायरे से बाहर आ गई। नाना जी तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। स्वागत करने वाले हाथ, दुलारने वाले हाथ आज तारीफ बन चुके थे। सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर आंगन में ही बैठ गए। बड़े मामा जी के लड़के ने नाना जी के जीवन पर एक छोटी सी वृत्त चित्र बनाया था। निशा हर कोने में बिखरी बचपन की यादों को आंचल में समेट रही थी। पता नहीं अब कब आना हो, वो भी या शायद। नाना जी का मुस्कुराता चेहरा आंखों में समा गया। ऑफिस जाते नाना जी, पोते की शादी में नाचते नाना जी, परिवार के साथ खाना खाते नाना जी। निशा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अंशु भाभी ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा, पर स्नेह और आश्वासन का स्पर्श भी उन आंसुओं को रोक न सका। समीर ने धीरे से रुमाल निशा की तरफ सरक दिया। कुछ था जो निशा किसी से बांट नहीं पा रही थी। पूजा संपन्न हो चुकी थी। धीरे धीरे घर से सभी पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार प्रसाद लेकर अपने अपने घर लौटने लगे। समीर ने भी धीरे से इशारा किया, अगर अभी निकल लेंगे तो रात तक घर पहुंच जाएंगे। रुकने का कोई मतलब नहीं था और रोकने वाला भी दूर दूर तक कोई नहीं था। रोकने और मनुहार करने वाले हाथ तो न जाने कब का हाथ छुड़ाकर इस दुनिया से जा चुके थे। निशा ने सबसे इजाजत मांगी। मामी जी ने समीर और निशा का टीका किया और घर के लोगों के लिए डिब्बे में प्रसाद बांध कर दे दिया। निशा ने एक भरपूर नजर घर पर डाली। कितना कुछ समेट लेना चाहती थी वह। शायद रिश्ते, शायद घर, या फिर शायद यह शहर। सब कुछ तो छूट रहा था। गाड़ी धूल उड़ाती आगे बढ़ गई। रास्ते भर निशा ने किसी से कोई बात नहीं की, पर अंशु कुछ कुछ समझ रही थी। वह उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। उम्र में उससे छोटी ही थी, पर दुनिया की उसे बड़ी अच्छी समझ थी। जीजाजी, बड़ी देर से गाड़ी चल ही रही है, कहीं ढाबा देखकर गाड़ी रोक लीजिए, चाय पीने का मन कर रहा है। अंशु समझ चुकी थी कुछ ऐसा था जो निशा को चुभ रहा था। निशा बेचैन है, अंशु यह अच्छी तरह समझ रही थी। नाना के घर से हमेशा के लिए नाता कहीं ना कहीं टूट रहा था। सब लोग ढाबे की ओर चल पड़े। निशा भरे कदमों से कुर्सी की तरफ बढ़ रही थी कि अंशु ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दीदी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ, बोलना। नाना जी का जाना हम सब के जीवन में एक खालीपन भर गया है, पर इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। नाना जी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गए हैं। मुझे ऐसा लगा आपके आंसुओं का कारण सिर्फ नाना जी का जाना नहीं है। ऐसा कुछ है जो आपको कचोट रहा है। आपके आंसू थम नहीं रहे हैं। निशा चुपचाप अंशु के चेहरा देखती रही। अंशु न जाने कैसे उसके दिल के दर्द को समझ गई थी। अंशु, तुमसे आज तक कुछ भी छिपा नहीं है। आज भी तुमसे मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। जिस घर में मेरी माँ पली बढ़ी, जिनकी हर सांस मायके से शुरू होती थी और मायके पर ही खत्म होती थी, आज नाना जी के घर जब वह वृत्त चित्र चला तो मामा जी के बेटे बहू, नाती पोते सब की तस्वीरें थी, पर मेरे पापा और मेरी माँ की एक तस्वीर भी नहीं थी। नाना जी की संतान मेरी माँ उस घर की बेटी भी थी, किसी की बहन, किसी की बुआ भी थी। आज न जाने क्यों मुझे यह महसूस हुआ, माँ का वजूद उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस घर में तो उनका अस्तित्व कब का खत्म हो चुका था।
माँ से जुड़ा हुआ यह नाता शायद उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन माँ मरी, पर इसका एहसास मुझे आज हुआ। अंशु, लोगों की थोड़ी सी अनदेखी सिर्फ रिश्ते को ही ठंडा नहीं करती, इंसान को भी ठंडा कर देती है। आज मैंने महसूस किया, कुछ साल पहले मेरी माँ मरी तो सिर्फ उनका शरीर मरा था, पर लोगों की नज़रों में उनका अस्तित्व तो बहुत पहले ही मर गया था। जानती हो अंशु, छोटी चाची गरीब परिवार से थी। दादी ने उनकी सुंदरता देखकर चाचा से शादी की थी। माँ बताती थी, चाची के मायके वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था जीवन भर वे इतने संपन्न परिवार के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। कर्तव्य, कर्तव्य मतलब लेन देन। भारतीय परिवारों में हर मौके, तीज त्योहार पर आने वाला नेक बहू के घर वालों और संबंधियों का कर्तव्य ही तो है। निशा की बात सुन अंशु मुस्कुरा दी। अंशु, उस पर से तुर्रा यह कि इसमें नया क्या है, दुनिया करती है। दादी ने चाची की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें दो कपड़ों में लाना मंजूर तो किया था, पर शादी होते ही दादी यह बात भूल चुकी थी कि चाची के परिवार के लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे हर मौके पर नेक बेचते रहें। पर चाची ने अपने मायके वालों की इज्जत रखने के लिए न जाने कितनी बार चाचा जी से बचा बचा कर रखे पैसों से कभी मिठाई तो कभी कपड़े खरीद कर मायके की इज्जत रखी। दादी इंसान के तौर पर बहुत अच्छी थी, पर सास दादी समझ जाती थी कि यह सारा सामान किसी तरह से एकत्र किया गया है। सैया का दाम और भैया का नाम। दादी का यह एक वाक्य नश्तर की तरह चुभता, पर बेचारी क्या करती। घर में जेठानी भी थी, एक अनदेखी सी प्रतिद्वंदता बनी रही थी। आश्चर्य की बात, यह प्रतिद्वंदता उन दोनों के मन में कभी नहीं उपजती। माँ के चाची से हमेशा से अच्छे संबंध रहे, पर दादी बुआ और नाते रिश्तेदार तुलना कर ही देते हैं। एक बार चाची ने मन की गांठों को माँ के सामने खोल के रख दिया था। उन्होंने रोते रोते माँ को बताया था कि भाई भाभी के आने के बाद बिल्कुल ही बदल गए हैं, पर मायके की इज्जत रखने के लिए मन पर पत्थर रखकर वहां जाना ही पड़ता है। औरत का जीवन कभी ससुराल में मायके के इज्जत रखने तो कभी मायके में ससुराल के इज्जत रखने में ही बीत जाता है। माँ अच्छी तरह से समझती थी कि विदाई में मिली चाची साड़ियाँ उनकी खुद की खरीदी हुई होती है, पर आज समझ में आता है कहीं न कहीं माँ भी तो मायके की इज्जत ही रख रही थी। नाना नानी अपने सामर्थ्य अनुसार सब कुछ कर रहे थे, पर आज मामा के परिवार का व्यवहार देखकर यह महसूस हुआ कि मायके की दहलीज माँ के हाथ से कब की निकल चुकी थी। जिस परिवार के पास नाना के परिवार के नाम पर उनकी बेटी और उसके परिवार की एक तस्वीर भी उपलब्ध न हो सकी, वह भला माँ से जुड़े हुए रिश्तों की क्या कदर करेगा। माँ बस नाना नानी का मुंह देखकर आती जाती रही, शायद ससुराल में मायके का सम्मान बचाए रखने के लिए। अंशु निशा के चेहरे को देख रही थी, और निशा आसमान में बिखरे उन बादलों के बीच डूबते सूरज को। रिश्तों की भीड़ में आज एक रिश्ता कहीं डूब गया था।